हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए ऑल एक्ट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा इन इंडिया। सो बेसिकली 1773 से लेके 1947 तक जितने भी एक्ट या जितने चार्टर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या काउंसिल एक्ट जितने भी हमारे प्लान्स आए उसके बारे में आज हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो दोस्तों ये पहला एक्ट है जब इंडिया में जो ब्रिटिश लोगों का करप्शन जो है बढ़ गया था, उनके जो भी कंपनी के लोग थे, तब वहाँ की गवर्नमेंट ने एक ब्रिटिश लॉ पास किया टू ओवरऑल द ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो ओवरऑलिंग करना था, सब कुछ दुरुस्त करना था जो है कंपनी के अंदर, एंड एड्रेस इट्स फाइनेंशियल क्राइसिस। और यहाँ आप पैसे कमा रहे थे सर्वेंट लोग, लेकिन वहाँ जो कंपनी में घाटा दिखा रहे थे, तो ये एक इशू उनके सामने आया था। तो उसके लिए फिर उन्होंने जो है वहाँ एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे, जिससे उन्होंने पूरे इंडिया में जो फाउंडेशन था उसको सेंट्रलाइज रूल करने का नींव रखा है इससे। तो उन्होंने चेंजेस क्या क्या किए। फर्स्ट था दोस्तों इसमें ये था आपका गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। पहले ओनली गवर्नर ऑफ बंगाल थे। पहले गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स क्रिएटेड। एक काउंसिल भी क्रिएट की गई। पहले ओनली गवर्नर ऑफ बंगाल ही सब कुछ होते थे। नाउ एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी जिसके अंदर 4 मेंबर होंगे, वो उसको रिव्यू करेंगे कोई भी चीज है तो, देन गवर्नर जनरल जो है उसको ऊपर साइन करेंगे। नाउ एक बड़ी चीज और हुई उसी के इस समय जो है 1773 में एक ये भी चीज पास की गई कि एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश की जाए, और वो कलकत्ता में 1774 में स्टैब्लिश की गई। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। सो दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आया, जो कि बड़ा ही लैंडमार्क ब्रिटिश लॉ था। जिन्होंने जो 1773 में एक्ट लेके आए थे उसमें क्या क्या डिफेक्ट थे उनको रेक्टिफाई करने के लिए ये बेसिकली एक एडिशनल जो है उसके ऊपर रेमेडीज का एक लॉ लेके आए थे लोग। ये जो पिट्स इंडिया नाम है, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है विलियम पिट द यंगर, इनके नाम से जो है ये जाना जाता है, क्योंकि उस समय पीएम ये थे। द एक्ट एफिशिएंटली मेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट द अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर इंडियाज गवर्नेंस वाइल लिविंग डे टू डे कमर्शियल एक्टिविटीज टू दी कंपनी। तो कंपनी थी तो कंपनी मैक्सिमम कमर्शियल एक्टिविटीज ही करती थी, तो उनके ऊपर गवर्नेंस लाने के लिए जो है ये एक्ट लेके आया गया है। इसके प्रोविजन क्या क्या थे, तो इससे डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई। प्रोविंशियल लेवल पे अलग, स्टेट लेवल पे अलग, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश इन ब्रिटेन। इसका जो बोर्ड बना वो ब्रिटेन के अंदर इस्टेब्लिश हुआ, तो ब्रिटेन में बैठ के अब वो लोग इस पे ऊपर जो है डिसीजन लेने लगे। कंपनी रिटेन्ड कमर्शियल फंक्शंस, और कंपनी के साथ ओनली जो कमर्शियल फंक्शंस थे उनको रिटेन रखा गया। गवर्नेंस विद दी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। नाउ इसका इंपॉर्टेंस क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट गेन्ड ग्रेटर कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे इनको जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है पूरा कंट्रोल मिल गया। इसके बाद आया चार्टर एक्ट 1793। इसमें क्या प्रोविजन था कि कंपनी चार्टर्ड रिन्यूड फॉर 20 इयर्स। तो पहला जो हमारा आया था वो आया था 1773 में। उसके बाद 20 साल के बाद आया ये चार्टर एक्ट, जो उसी का जो है, आप जिस तरीके से हर साल हमारा बजट आता है उसी तरीके से ये है एक्ट लेके आया गया, जो हर 20 साल के बाद आने का उन्होंने प्रावधान बनाया, और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करेंगे वो बताया जाएगा। तो प्रोविजन थे कंपनीज चार्टर रिन्यूड फॉर 20 इयर्स। इन्होंने बात कही कि जो कंपनी का चार्टर वो 20 साल में रिन्यू किया जाएगा। गवर्नर जनरल पावर स्ट्रेंथन, इसमें गवर्नर जनरल की पावर को और बढ़ा दिया गया। नाउ इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी, कंटिन्यूड ब्रिटिश कंट्रोल विदाउट मेजर रिफॉर्म्स।
कोई भी बड़े रिफॉर्म्स नहीं किए गए, बट ब्रिटिश का कंट्रोल जो है सब जगह रखा गया। अब नाउ 1773 के बाद जो है 1793 है, और उसके बाद आया 1823, 20 साल के बाद। इस वाले जो एक्ट में कुछ चेंजेस हुए, इसमें इन्होंने कंपनी की मोनोपोली जो थी वो पूरे देश में खत्म कर दी, एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड। ओपीएम का जो बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे चाइना के साथ, एंड टी का बिजनेस। बाकी बिजनेस के लिए इंडिया में जो है प्राइवेट ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए ओपन ट्रेड कर दिया गया। तो ओपन ट्रेड जो है उस समय भी जो है ब्रिटिश लोगों के लिए 1813 में किया गया। नाउ क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड। जो क्रिश्चियन धर्म के जो मिशनरीज थे, जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते थे या उसको स्प्रेड करते थे, अपनी चीजों को बताते थे, इसको भी इन्होंने अलाउ करना शुरू कर दिया। नाउ एजुकेशन एक्सपेंडिचर सेंशन, ये इसलिए सेंशन किया गया क्योंकि अब जो है गवर्नमेंट का विस्तार होता जा रहा था, कंट्रोल बढ़ता जा रहा था, उनको जो है लोगों की जरूरत पड़ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ की जनता को जो है क्लैरिकल जॉब के लिए जो है तैयार किया जाए, ताकि वो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में काम करें। तो इसलिए उन्होंने एजुकेशन एक्सपेंडिचर सेंशन किया, नए नए स्कूल बनाए गए, शिक्षा स्टार्ट की उन्होंने। सो मेन इंपॉर्टेंस थी इसकी ओपन इंडिया टू प्राइवेट ब्रिटिश ट्रेडर्स। इन्होंने जो है ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए इसको ओपन कर दिया। नाउ अगेन 20 ईयर्स के बाद 1833 में आया। प्रोविजन सिंपल थे। नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बन गए हैं? पहले थे गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जीजीबी, नाउ जीजीआई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और पहले गवर्नर जनरल बंगाल थे वारेन हेस्टिंग्स। कमेंट में आप बताएं पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? कंपनीज कमर्शियल फंक्शन एंडेड। तो कंपनी का जो कमर्शियल फंक्शन था इस वाले चार्टर एक्ट के थ्रू उन्होंने उसको पूरा ही खत्म कर दिया। नाउ इसमें इन्होंने क्या किया, इंपॉर्टेंस क्या था? सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने पूरे इंडिया के जो गवर्नर जनरल ऑफ पहले बंगाल होता था, नाउ इट्स बिकम इंडिया। सो इंडिया रिप्रेजेंट सेंटर। सो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे इंडिया का कंट्रोल इन्होंने उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर लिया। नाउ इसके बाद जो है एक्चुअली 1833 के बाद अगेन 20 इयर्स के बाद आया 1853 में। तो जो चार्टर एक्ट 1853 है इसमें प्रोविजन क्या क्या रखे गए? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेपरेटेड। फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव का एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है सेपरेटेड रखे गए। सिविल सर्वेंट सर्विसेज के लिए प्रपोज किया गया कि यहाँ बताया गया कि ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज के लिए प्रपोज किया है, नोट लागू किया, प्रपोज किया है कि हम इन लोगों को सिविल सर्विसेज के लिए भी अलाउ करेंगे। नो इम्पोर्टेंस इज बिगिनिंग ऑफ मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट। तो जो टैलेंटेड है उसको जो है यहाँ रिक्रूट किया जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति होने के बाद 1857 की क्रांति का जो है आउटपुट निकलने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना पूरा कंट्रोल, जो कंपनी का कंट्रोल था, खुद के हाथों में ले लिया। नाउ इट्स क्राउन कंट्रोल। ब्रिटेन की जो है रानी ने वहां अपना जो है प्रभुत्व स्थापित कर लिया, वहां अपनी गवर्नमेंट बना ली। उन्होंने बोला कि नाउ कंपनी का कोई रूल नहीं रहेगा, ऑल रूल कम अंडर ब्रिटिश क्राउन। तो उसके बाद उन्होंने 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को उन्होंने लेके आए। सो इट्स आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। प्रोविजन क्या थे? कंपनी का रूल एंड हो गया, ब्रिटिश क्राउन ने इसके ऊपर कंट्रोल ले लिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्रिएटेड, एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया में आए, जो है रह के उनका जो है एज ए एम्बेसडर की तरह उनका पूरा देख रेख करेगा, पूरी उसका जो है
हर प्रोजेक्ट, हर चीज के ऊपर क्या रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं या कहाँ कहाँ से क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो सब सेक्रेटरी के अंडर आ गए। इसी के साथ साथ जितनी भी प्रेसिडेंसी थी वो सारे सेक्रेटरी के अंडर में आ गए। इंपॉर्टेंस क्या थी? बिगिनिंग ऑफ क्राउन रूल, यहाँ से हुआ एक्चुअल में क्राउन रूल स्टार्टेड। नाउ 1861 में जो है इंडियाज काउंसिल एक्ट आया गया। इंडियंस नॉमिनेटेड टू बी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। पहले जो है इंडियंस को नॉमिनेट नहीं किया जाता था लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। नाउ दे आर नॉमिनेटेड, नॉट इलेक्टेड, क्योंकि नॉमिनेशन किया गया यहाँ। जो उनके खास थे या उनके जो जान पहचान के जिनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अच्छे रिलेशन थे, उनको यहाँ उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया, लोगों को दिखाने के लिए कि हम आपका जो है नॉमिनेशन यहाँ रख रहे हैं कि आपके भी लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो ब्रिटिश के लिए ही काम कर रहे थे। नो पोर्टफोलियो सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड। अब यहाँ पोर्टफोलियो सिस्टम रिकॉग्नाइज किया गया। पोर्टफोलियो क्या है कि डिफेंस किसके पास रहेगा, ठीक है, पोस्ट किसके पास रहेगा, कम्युनिकेशन किसके पास रहेगा, दिस काइंड ऑफ ऑल। जो आज हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो हमारी एक मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है, सेम लाइकवाइज पोर्टफोलियो, उनको पोर्टफोलियो दिए गए हैं, वैसे यहाँ इनको भी पोर्टफोलियो दिए गए। नाउ इंपॉर्टेंस इज व्हाट? बिगिनिंग ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन गवर्नेंस। तो यहाँ से इंडियंस की जो है गवर्नेंस के अंदर एसोसिएशन जो है स्टार्ट हो गई। तो 1861 से जो है इंडियंस की जो है भागीदारी भारत के जो गवर्नेंस है वहां से शुरू हुई। तो इसके बाद आते हैं 1892 में। इसके बाद जो हमारा 1861 के बाद आया, ये हमारा थोड़ा लेट आया, एक्चुअली 29 ईयर के बाद ये एक्ट आया है। प्रोविजंस क्या थे इसके? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इनलार्ज्ड। तो जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी थी उनको बड़ा किया गया। मेंबर्स को डिस्कस बजट। अब जो इसके मेंबर हैं वो बजट भी डिस्कस कर सकते थे। इंपॉर्टेंस क्या थी? स्मॉल इंक्रीज इन इंडियन पार्टिसिपेशन। यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ इंडियन पार्टिसिपेशन। इसके बाद जो है हमारा 1905 में हुआ बंगाल का विभाजन और 1909 में आया जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसमें मॉर्ले एंड मिंटो रिफॉर्म्स। तो यहाँ मिंटो जो है उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और ये यहाँ के सेक्रेटरी थे, मॉर्ले। तो इसलिए मॉर्ले एंड मिंटो रिफॉर्म्स लाया गया। प्रोविजन सिंपल था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। 1905 में हुआ बंगाल विभाजन और 1909 में लेके आया गया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। धर्म के आधार पर जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आ गई थी। इंडियंस इंक्लूडेड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। नाउ जहाँ बड़े बड़े डिसीजन एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे वहाँ भी उनको जो है रखा गया। इंपॉर्टेंस क्या है? बिगिनिंग ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ से जो है सांप्रदायिक रिप्रेजेंटेशन जो है शुरू हो गई। इसी को रिव्यू करते हुए 1919 में आया हमारा मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो अगेन ये जो मॉन्टेग है ये रहेंगे हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और ये रहेंगे सेक्रेटरी। तो इनके समय जो है डायरची इंट्रोड्यूस इन प्रोविंस। द्विसदनीय प्रो जो है 2 सदन की जो प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया गया, जो प्रोविंसेस थी 93 जो प्रोविंसेस थे उनके बीच में ये चीज लेके आए गए कि प्रोविंस पे आपका जो है राज रहेगा, बट आपके ऊपर ब्रिटिश का हुक्म चलेगा या जो भी है उनका जो है रूल रहेगा। बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर पे भी इन्होंने द्विसदनीय जो है चुनाव लेजिस्लेचर शुरू किया। एक्सपेंडेड फ्रेंचाइज, इन्होंने फ्रेंचाइजी को एक्सपेंड करना शुरू किया। जो ये फ्रेंचाइजी लेके आए ये इस तरीके का द्विसदनीय वाला, इसको उन्होंने पूरे देश में जो एक्सपेंड करने की स्कीम बनाई। इंपॉर्टेंस क्या थी? फर्स्ट अटेम्प्ट एट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इन्होंने जो है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ जो है फर्स्ट अटेम्प्ट था कि यहाँ की इन्होंने जो है प्रोविंस में जो वहाँ के राजा थे उनको रूल करने का इन्होंने क्या दिया? अधिकार दिया कि स्टेट लेवल पे आप रेवेन्यू आप कलेक्ट करेंगे, ठीक है, आपका
सुरक्षा ये जो है ब्रिटिश देखेंगे, बट रेस्ट अदर जो भी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वर्क प्रोविंस करेंगे। तो इसलिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ कि आप अपने देश पे राज कैसे करते हैं, एक देश कैसे चलाते हैं। नाउ यू स्टार्ट इट एट योर ओन लेवल। तो उन्होंने ये शुरू किया। ना 1927 में जो है साइमन कमीशन आया। तो साइमन कमीशन, ब्लैक फ्लैग और गो बैक साइमन। ब्लैक फ्लैग काले झंडे दिखा के जो हमने इनको स्लोगन लगाया कि साइमन गो बैक। नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो भी ये जो हर पहले 20 ईयर में जो भी चार्टर या जो भी एक्ट आता था, उसके अंदर जब हमारी रिप्रेजेंटेशन, अब हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है काउंसिल्स के अंदर आ चुकी थी एग्जीक्यूटिव में, बट साइमन कमीशन के अंदर जो 7 मेंबर थे उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। इस वजह से इस जो साइमन को इंडिया ने जो है ब्लैक फ्लैग दिखा के बोला साइमन गो बैक। सो सिंपल। नेक्स्ट आता है आपका नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू जी ने जो है ये रिपोर्ट दी। इंपॉर्टेंस क्या थी इनकी रिपोर्ट में? तो इन्होंने लिखा था फर्स्ट इंडियन अटेम्प्ट टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इन्होंने डिमांड की थी कि फर्स्ट इंडियन अटेम्प्ट टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार दिया जाए, हमें वो फ्रेमवर्क बनाने का जो काम करने का अधिकार जो प्रोवाइड किया जाए। तो ये नेहरू रिपोर्ट में था। नौ इसके बाद जो है हमारे गोलमेज सम्मेलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन जो भी हुए इसके बाद, तो राउंड टेबल गोलमेज सम्मेलन जो हुए 1930 से 32 3 बार हुए। 30, 31, 32 में 1930 में गांधी जी शामिल नहीं थे, 31, 32 में गांधी जी शामिल थे। पार्टिसिपेंट कौन कौन थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इंडियन लीडर्स थे और प्रिंसेस थे। क्यों इंडियन प्रोविंस से थे प्रिंसेस? स्टेट से थे स्टेट लीडर्स, इंडियन लीडर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इन्होंने जो है डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को, कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या क्या किए जा सकते हैं, उसके ऊपर इन्होंने डिस्कस किया इसमें। नाउ 1932 में आया कम्युनल अवार्ड, जो कि अगेन डिवाइड एंड रूल की तरफ ज्यादा जाते हुए दिखा। तो गांधी जी ने इसका किया विरोध और इसे लेके आए थे राम से मैकडोनल्ड। राम से मैकडोनल्ड जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे वहां, तो वो लेके आए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर वेरियस कम्युनिटीज। तो उन्होंने जो भी डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे उनके लिए उन्होंने बोला कि हम सेपरेट आपको चुनाव का अधिकार देंगे। बट तो गांधी जी ने यहाँ जाके जो है अपने लोगों से बात की, उनसे बात करके उन्होंने, उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? बाबा अंबेडकर साहब। और अंबेडकर साहब से जाके उन्होंने बात की कि आप जो है पार्टी से अलग मत जाइए, जो नेशनल पार्टी है आप उसी में रहिए, और वहीं आपको जो है सेपरेट जो है इलेक्टोरेट की जगह आपको कुछ रिजर्व जो है पद दिए जाएंगे, जो भी आप पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, तो आपके लोगों की रिप्रेजेंटेशन वहां रहेगी। तो ये चीज जो है अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में हुई, और इसको गांधी जी ने पूना पैक्ट के तहत साइन किया। नाउ पूना पैक्ट 1932, एन एग्रीमेंट बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड एम के गांधी ऑन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस क्लास। रिजर्व सीट्स, यहाँ रिजर्व सीट रखी गई डिप्रेस क्लास के लिए कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स होगा, आप एक साथ लड़ेंगे हम, और यहाँ आपको सीटें रिजर्व की जाएंगी। मान लो सपोज 300 सीट है तो इसमें से आपको 90 सीट आपको जो है रिजर्व की जाएंगी, या जो भी प्रोपोर्शन उस समय रहा। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दिस एक्ट इज सो मच important for Indian constitution because maximum of the provision took from this गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। प्रोविजन इसमें क्या क्या थे? इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया। उन्होंने बोला कि प्रोविंशियल में आप ऑटोनॉमी अपनी सरकार चलाइए। फेडरल स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया, द्विसदनीय जो फेडरल, मतलब आप जो प्रोविंशियल है वो अपने आप में संप्रभुत्व है, बट उनके ऊपर अगर कोई वहां कुछ गलत होता है तो उसके ऊपर उनका एक हेड बैठा है। फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश किए गए, मतलब लोअर लेवल पे भी कोर्ट स्टैब्लिश किए गए। अगर वहां कोई केस
रिजोल्व नहीं आ रहा था, दे कैन अपील इन हाई कोर्ट. नाउ देयर इज 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट. वन इज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज प्रोविंशियल लिस्ट, थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट. मीन्स जो यूनियन सेंटर के लेवल पे थी, प्रोविंशियल के लेवल थी, जो इन दोनों के लेवल में जो चीजें ना सुलझे वो कंकरेंट लिस्ट में रखी गई. इंपॉर्टेंस थी इसकी, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बिफोर इंडिपेंडेंस. जो हमने काफी सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने थे इंडिपेंडेंस से पहले, वो हमने इसी एक्ट में कर लिए गए थे और उनको जो है सेम एज इट इज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने शामिल कर लिया. बेसिस ऑफ मैनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमने बहुत सारे जो प्रोविजन से चेंज किए इंडिपेंडेंस से पहले ऑन बेसिस ऑफ दिस एक्ट. नाउ अगस्त ऑफ 1940, ये था दौर. 1939 में जो है हमारा वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया. नाउ इंडिया इज नॉट द पार्टिसिपेटिव ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर 2. और जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने भी मना कर दिया था कि नो, वी आर नॉट पार्टिसिपेट इन दिस वर्ल्ड वॉर, वी आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर, बिकॉज हम तो हमारा रूल्स कर ही नहीं रहे हैं, तो हमारी जब मर्जी नहीं है तो हम इसका पार्ट कैसे हो सकते हैं, ये हमारी लड़ाई नहीं है. ना उस समय जो है लॉर्ड लिंटिंगडो, इन्होंने जो है ये अगस्त ऑफर लेके आए कि उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल होते हैं, अपने लोगों को शामिल करते हैं, देन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है आपको करने का हम जो है अधिकार देंगे. तो यहाँ जो है नहीं, जो गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि बोले नहीं, उन्होंने बोला कि अब हमें जो है स्वराज नहीं, पूरा हिंदुस्तान चाहिए है, हम अपना रूल खुद करेंगे. तो ये ऑफर जो है कैंसिल हो गया, बेसिकली नेग्लेक्ट हो गया. नाउ क्रिप्स मिशन 1942. क्रिप्स मिशन आया 1942 में बिकॉज ये हेडेड किया गया स्टैफोर्ड क्रिप्स ने. ऑब्जेक्टिव था सिक्योर इंडियन सपोर्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. तो वर्ल्ड वॉर 2 में अभी तक सही तरीके से सपोर्ट मिला नहीं था, तो इनको सिक्योर करना था इंडियन सपोर्ट, क्योंकि अभी ये वीक हो रहे थे. बट इंडियन लीडर्स ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया. ना 1945 में वेवल कमीशन आया या वेवल प्लान आया है, ये लॉर्ड वेवल लेके आए. इन्होंने बोला कि रिकंस्टिट्यूट एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है हम उसको रिकंस्टिट्यूट करना चाहते हैं. इसके बाद आते हैं 1946 में लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग आए. और क्रिप्स इनमें इंपॉर्टेंट थे, तो कैबिनेट मिशन प्लान में जो है 3 लोग मिशन का जो है रिप्रेजेंटेटिव बन के आए. ये प्रोविजन दिया इन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रपोज की गई. तो यहाँ से 1946 में हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ. फेडरल यूनियन सजेस्टेड, इन्होंने बोला कि आप बनाइए कॉन्स्टिट्यूशन बट फेडरल रहेंगे, आप पार्ट ऑफ यूनियन जो है ब्रिटिश के रहेंगे. बट इस समय इन्होंने ये डिमांड ले ली कि चलिए हम अपना पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं ऑन बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस. तो यहाँ से इंपॉर्टेंस क्या मिलती है हमें, बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस. तो यहाँ से हमारा संविधान बनने के हमें ऑफिशियली जो है ब्रिटिश से परमिशन या एक प्लान मिला. नाउ इंटर्म गवर्नमेंट 1946 और 1946 में अंतरिम सरकार भी बनाई गई जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू. फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस, एक नेशनल गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट ब्रिटिश ने बोला कि आप देश कैसे चलाएंगे उससे पहले आप ट्रायल बेसिस पे किस तरीके से गवर्न करना है. आप ये जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें बोला गया कि आप हम जो सिस्टम आप उसको अडॉप्ट कीजिए एंड देन वी विल लुक आफ्टर. देन फाइनली 1947 में जो है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो है एक प्लान लेके आया गया जो कि इंडिया इंडिपेंडेंस प्लान था. इसमें जो है पार्टीशन को एक्सेप्ट किया गया, इंडिया पाकिस्तान 2 पार्टीशन हो गए. ट्रांसफर ऑफ पावर प्लान, पावर को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा ये प्लान किया गया. देन फाइनल ब्लूप्रिंट फॉर इंडिपेंडेंस, के इंडिपेंडेंस का फाइनल ब्लूप्रिंट क्या रहेगा वो भी इसमें दिया गया. नाउ कंक्लूजन क्या है दोस्तों इसमें,
जो जर्नी है 1773 से 1947 की जो ये जर्नी है, इसमें की माउंटेन जो हमारे की माइलस्टोन्स हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1973 से हमारा जो है एक ढांचा जो बोल सकते हैं या एक नींव जो बोल सकते हैं, फाउंडेशन यहाँ से शुरू हुई। तो इसमें 1773 में जो है पार्लियामेंट्री कंट्रोल्स को जो है स्टार्ट किया गया। 1858 में क्राउन रूल आ गया। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। 1919 में डायरची आई। डायरकीको के बाद जो है 1938 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्म हुई और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। तो इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को आप याद रख सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा एक्ट पहले आया था, कौन सा बाद में आया था। तो इस तरीके से कहानी के रूप में आप थोड़ा याद रखेंगे तो कोरिलेट कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन दोस्तों, बीसी वाले ज्ञान की गंगा, ये हमारा चैनल है। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए